हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू क्रैश कोर्स नीट के लिए, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के हर चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा एंड साथ ही आपको उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको बनवाऊंगा। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर की जाएगी एंड एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये नोट्स हैं, इनमें मैंने अपनी काफ़ी स्ट्रेटजी लगाई है और साथ ही हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर का भी इनमें गाइडेंस रहा है। फ्रेंड्स, जब आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो इस साल का नीट का पेपर होगा उसमें शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इनसे बाहर जाएगा। फ्रेंड्स, जब ये नोट्स हैं, इनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आने हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो सीरीज़ को काफ़ी डेडिकेशन के साथ देखिए और इनके शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते चलिए, जिससे आप नीट में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें और कोई सा भी क्वेश्चन जो इन शॉर्ट नोट से आए आप उसे गलत ना करें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो सीरीज़ का पहला चैप्टर, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि लिविंग्स। फ्रेंड्स, लिविंग वर्ल्ड में क्या देखेंगे हम पहले? लिविंग्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लिविंग्स क्या होते हैं? लिविंग्स मतलब होता है जीवित या फिर जो जीव है, जीव या फिर जो जीवित है उसे हम बोलते हैं लिविंग। लिविंग क्या होता है? जीव। ये क्या होता है? जीव। फ्रेंड्स, जीव अब क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे क्या हो गया? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ऐसी कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हम मेनली पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग्स की, लेकिन हम मेनली इन 4-5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें हम लिविंग्स की अगर पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे क्या होती है? ग्रोथ। तो आपने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी ग्रोथ करते हैं। कोई सा भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जो ग्रोथ नहीं करता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स होती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जैसे प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी लाइफ टाइम क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। तो क्या होता है? ग्रोथ या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विकास। क्या करते हैं? प्लांट्स जो हैं, पौधे अपनी लाइफ टाइम मतलब कि जीवन भर वो क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। मतलब कि वो ज़िंदगी भर हाइट में, वेट में इंक्रीजमेंट शो करते हैं। मतलब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम मतलब जीवन भर होती है। लेकिन अब इसका अपोजिट हम देखें एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में देखें, तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स मतलब जानवरों में क्या होता है? ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मतलब कि कुछ समय के लिए ग्रोथ होती है, इसके बाद उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। मतलब एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम नहीं होती है, मतलब कि कुछ समय के लिए होती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि प्लांट्स में तो लाइफ टाइम होती रहती है, ज़िंदगी भर होगी, लेकिन एनिमल्स में ये ग्रोथ है वो कुछ समय के लिए ही होती है। अब फ्रेंड्स देखिए, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ आप कैसे बोलेंगे ग्रोथ हो रही है? तो ग्रोथ आप कैसे बोलेंगे? देखिए, ग्रोथ हम कैसे बोलेंगे? ग्रोथ आप तब बोलेंगे जब क्या होगा? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेंड्स देखिए, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन मास को हिंदी में बोलते हैं भार या फिर हम बोलें वजन। मतलब कि इंक्रीज इन भार या फिर वजन में इंक्रीजमेंट होना, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर में भी इंक्रीजमेंट हो, तब हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के, मतलब कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है? ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब कि जो ग्रोथ है, विकास है, उस विकास के ट्विन कैरेक्टर हैं। ट्विन मतलब कि द्वियुग्मी क्या है? विशेष, इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। द्वियुग्मी क्या है? ट्विन को बोलते हैं द्वियुग्मी। कैरेक्टर को बोलते हैं अभिलक्षण। तो
तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो गया कि इंक्रीज इन मास, मतलब कि वेट में इंक्रीजमेंट होना, भार में इंक्रीज होना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीजमेंट होना क्या बोलता है, ये होता है ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो विकास है उसके ट्विन कैरेक्टर हैं, ये हो गया ग्रोथ। तो आप बता देंगे ग्रोथ कैसे होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब ये कैसे बना है, रिप्रोडक्शन, री मतलब कि फिर से उत्पन्न करना। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो भी किसी ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर से किसी ऑर्गेनिज्म को बनाए या फिर प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन प्रजनन बोलते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। क्या होता है सेक्सुअल क्या होता है, तो फ्रेंड्स सेक्सुअल को हिंदी में बोलते हैं क्या, लैंगिक। लैंगिक और एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक। तो फ्रेंड्स देखिए इससे हिंदी में साफ दिख रहा है, लैंगिक मतलब कि जिसमें 2 लिंग या फिर 2 गैमीट का फ्यूजन हो, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल, क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों की जिसमें ज़रूरत होती है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों की ज़रूरत होती है, इसको इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल या फिर बोलते हैं इसको अलैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। मतलब कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स देखिए एसेक्सुअल, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनमें से कुछ क्या है, जैसे बडिंग। क्या है, बडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। फ्रेंड्स देखिए बडिंग क्या होता है, बडिंग होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी बॉडी के ऊपर एक बड का फॉर्मेशन कर लेगा। एक बड मतलब एक बड या फिर मुकुल बना लेगा। उस बर्ड को क्या करेगा, धीरे धीरे वो बर्ड बड़ी होती जाएगी उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और एक समय आएगा कि बर्ड उस ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगी, और वो जो बर्ड अलग होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या फिर एक निर्माण करेगी। तो वो बर्ड आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म बना लेगी, उसी को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका क्या एग्जांपल है, मतलब ये बडिंग किस किस ऑर्गेनिज्म होती है, तो ये हो गया हमारा, इसका एग्जांपल है ईस्ट एंड हाइड्रा। फ्रेंड्स हिंदी में भी ईस्ट को ईस्ट एंड हाइड्रा को हाइड्रा ही बोलते हैं। तो क्या होगा, बडिंग के एग्जांपल है ईस्ट एंड हाइड्रा। अब इसी के एसेक्सुअल में बहुत और भी टाइप का होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल का टाइप है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। पहले इसका मतलब समझिए, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक प्रजनन, या फिर मतलब कि रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण, वास्तविक निर्माण, या फिर जो जैसे क्या होता है ट्रू रीजनरेशन क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई सा पार्ट अगर टूट के गिर गया है, तो जो पार्ट अलग हुआ है वो पार्ट अपने आप खुद ब खुद एक नए ऑर्गेनिज्म का सेम टू सेम उसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन या फिर वास्तविक निर्माण। क्या है इसमें, फ्रेंड्स देखिए ट्रू रीजनरेशन का मतलब होता है, ट्रू मतलब कि क्या होता है वास्तविक, रीजनरेशन मतलब कि पुनर्निर्माण या फिर पुनर्जनन मतलब कि एक कोई हिस्सा अलग हो गया,
एक बॉडी का पार्ट अलग हो गया, उस बॉडी के पार्ट ने फिर से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया, तो क्या हो गया, पुनर्जनन, मतलब कि उस नए ऑर्गेनिज्म को फिर से बना लिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसी को क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म फ्रेंड्स, ट्रू रीजनरेशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया या फिर फ्लैट वॉर्म। इस फ्लैट वॉर्म को हिंदी में बोलते हैं फीता कृमि। फ्लैट वॉर्म या फिर फीता कृमि इसको बोलते हैं हिंदी में। अब इसी के एसेक्सुअल ये हो गया, दो टाइप्स हो गए। अब इसी में क्या है, और भी होते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया, अमीबा एंड यूनिसेल्यूलर। अलग। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, एसेक्सुअल में ये और ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, यूनिसेल्यूलर एल्गी या फिर एक कोशिकीय शैवाल। क्या करती है इनमें क्या होता है, ये यूनिसेल्यूलर है, तो क्या होता है, इनके सेल डिवीज़न से, मतलब कि जब ये सेल डिवीज़न करते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाते हैं, तो क्या होता है, इसी से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया, अमीबा, यूनिसेल्यूलर एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल जो है, ये क्या करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, सेल डिवीज़न से, सेल डिवीज़न के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि इनमें अगर सेल डिवीज़न होता है तो उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब कि अगर बैक्टीरिया एक सेल से दो सेल बना रहा है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब कि उसने दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। अमीबा में सेम ऐसा ही होता है, और यूनिसेल्युलर अलगी में भी क्या होता है, जब एक सेल से दो सेल बन रही हैं तो वो एक दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो इनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न या फिर कोशिका विभाजन। सेल डिवीज़न को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। इसी से क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इनमें रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न से ही होता है। अब बात आई क्या, थर्ड कैरेक्टर, जो लिविंग्स का थर्ड कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपापचय। उपापचय मतलब कि हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जो रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उनके सम को, उनके कुल योग को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर उपापचय बोलते हैं। उपापचय क्या हो गया कि ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय। उपापचय फ्रेंड्स, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। उपापचय मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स की कैसे होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक एंड दूसरी होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक फ्रेंड्स, ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी नए प्रोडक्ट का, जिसमें एनर्जी या फिर कोई नई प्रोडक्ट बन रहा है या फिर जिसमें एनर्जी लग रही है, उसे बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कोई नई चीज़ बनेगी, कोई बड़ी चीज़ बनेगी, वो होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे इसका एग्जांपल एनाबॉलिक रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इसमें सनलाइट के रूप में एनर्जी लगती है और क्या होता है, एक नए प्रोडक्ट का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एनर्जी निकलती है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, हमारा जो रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, इनमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी मतलब कि इनमें ATP बनते हैं, लेकिन इसमें ATP खर्च होते हैं। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एनर्जी निकलती है, और एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनता है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो टूटता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब बात आई फोर्थ जो कैरेक्टर है लिविंग्स का, क्या है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या करते हैं, कोई सा भी स्टिमुलाई
जो स्टिमुलाई होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं स्टिमुलाई को, उद्दीपन। रेस्पॉन्स मतलब कि प्रतिक्रिया देना, या फिर किसी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उद्दीपन है, उसके लिए क्या करते हैं, वो एक प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई सा भी और एनिमल है, वो क्या करता है दूसरे एनिमल के प्रति, या फिर कोई सा फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल कोई सा भी फैक्टर हुआ, तो उसके लिए क्या करता है, वो एक स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसके लिए क्या करता है, वो अपनी तरफ से एक रिएक्शन देता है। जैसे कि अगर मान लो कोई केमिकल आया, तो केमिकल अगर वो मान लो वो हानि पहुंचा रहा हुआ, तो जो एनिमल है वो उसके प्रति रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, अपने आप को उससे सिक्योर कर लेगा। तो ये क्या है, उसके प्रति उसको बचाना, मतलब वो रेस्पॉन्स दे रहा है उस केमिकल के लिए। इसी तरह प्लांट में क्या होता है, प्लांट में डायरेक्टली हमें नहीं दिखता, वो इनडायरेक्टली होता है। कैसे, जैसे प्लांट है, प्लांट सनलाइट हो गया, टेम्परेचर, वाटर, इन सब के लिए क्या करते हैं, ये प्लांट हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, या फिर कोई से पॉल्यूटेंट होते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। ये इनडायरेक्टली रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि अगर लाइट कम ज़्यादा मिलेगी तो प्लांट्स जो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ये भी तो एक तरह से रेस्पॉन्स है। फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई कर देंगे तो प्लांट डैमेज हो जाएगा, कम करेंगे तो उसकी रिएक्शन से बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो भी एक रेस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। फिर ये तो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स जो इस तरह से हैं। फ्रेंड्स, आप जब तक इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन, कि इनको कैसे क्लासीफाई करना है। तो आप इनको नोट्स कीजिए। फिर तो आइए देखते हैं, जो हमारी इसके आगे हेडिंग है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी। पहले क्या है, डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी हिंदी में इसको बोलते हैं विविधता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं, विविधता। तो फ्रेंड्स देखिए, विविधता क्या होती है, जैसे फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा होगा कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, और भी वैरायटी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या होता है, ये डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। और इस तरह से जो बायोलॉजिकल चीज़ों की जो डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। या फिर इसको बोलें जितने भी नंबर में, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। या क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मतलब कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जो मौजूद हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता। फ्रेंड्स ये क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए क्या है, एक साइंटिस्ट थे, कौन, रॉबर्ट मे। कौन थे, रॉबर्ट मे। फ्रेंड्स एक ये साइंटिस्ट थे, कौन थे, रॉबर्ट मे। इनने क्या लगाया, अंदाजा लगाया कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर कितनी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर इस अर्थ की डाइवर्सिटी कितनी होगी। तो उन्होंने ऐसा अंदाजा लगा बताया कि इस अर्थ पर लगभग 7 मिलियन या फिर 70 लाख या फिर 70 लाख, 7 मिलियन या फिर 70 लाख ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं। मतलब कि इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, ऐसा इनने बोला कि रॉबर्ट मैंने बोला 7 मिलियन या फिर 70 लाख ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं। लेकिन अभी जहाँ तक खोज हुई है उसके हिसाब से क्या है कि अभी तक जितने ऑर्गेनिज्म खोजे गए हैं वो क्या है, वो सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है।
मतलब लगभग कितने 1.7 और 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म ही ऐसे हैं जिनको अभी तक खोजा गया है या फिर जिनका नाम रखा गया है। फ्रेंड्स ये तो क्या हो गया कि रॉबर्ट मैंने इतना बोला था, उसके हिसाब से सिर्फ इतनी ही ऑर्गेनिज्म अभी तक खोजे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतने ऑर्गेनिज्म, अब जो इतने ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो अर्थ इतनी बड़ी है, क्या होता है इस अर्थ पर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक ही ऑर्गेनिज्म को, एक ही जीव को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, तो इन सभी ऑर्गेनिज्म क्या था, हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता था या फिर संबोधित किया जाता था। तो इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर क्या सोचा कि इन सभी का नाम क्या करें, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि इन सभी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हर जगह चले। उस जो एक ही नाम हर जगह चले, इन्होंने ऐसा विचार बनाया। तो क्या हुआ, इसके बाद नाम आया कि इन सभी ऑर्गेनिज्म का एक अलग से एक नया नाम होगा, जिसका क्या नाम दिया, साइंटिफिक नेम जिनको बोला, मतलब कि वैज्ञानिक नाम होगा उनका, जो कि तब क्या है, एक साइंटिस्ट आया उस समय कैरोलस लीनियस आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं के नाम रखने के लिए, मतलब कि जो इन्होंने किया क्या, मेनली तो जो प्लांट्स के नाम होते हैं उनके लिए क्या किया इन्होंने कि बायनोमियल सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए, बायनोमियल सिस्टम या फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फ्रेंड्स देखिए क्या है, कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे, इन सभी का अगर एक ही नाम देना है तो उन्होंने एक सिस्टम इन्होंने कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम बनाया, क्या, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि द्विनाम पद्धति, या फिर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है उनका नाम रखने के लिए बायनोमियल सिस्टम लेके आए, इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति या फिर द्विनामांकरण। नोमेनक्लेचर मतलब नामांकरण होता है, मतलब उसका नाम क्या करना है, आपको 2 अक्षरों वाला रखना है। तो इस तरह से 2 नाम, बायनोमियल सिस्टम में 2 नाम कौन से होंगे, तो बायनोमियल क्या आएगा इसमें, बायनोमियल में क्या हो, इन्होंने बोला कि बायनोमियल सिस्टम में 2 नाम होंगे। कैसे होंगे, एक तो होगा जेनेरिक नेम। उन्होंने बोला कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 2 शब्दों का नाम होगा। एक क्या होगा, उसका जेनेरिक नेम होगा, एंड इसके बाद जो नाम होगा उसका क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो फ्रेंड्स देखिए इन्होंने क्या बोला, बायनोमियल सिस्टम में कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसके सिर्फ 2 ही शब्दों का नाम होगा। क्या होगा, एक जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जेनेरिक नेम को बोलते हैं वंश नाम, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट को बोलते हैं जाति संकेत। जाति संकेत मतलब कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या बताएगा, उसकी जाति बताएगा, उसकी स्पीसीज बताएगा, और जेनेरिक नेम क्या बताएगा, उसका जीनस, कि वो किस जीनस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इस तरह से उन्होंने बायनोमियल सिस्टम दिया, और बायनोमियल सिस्टम के बाद क्या है, इन नाम रखने के लिए कुछ बुक्स तैयार की, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखना है। तो उन जो और बुक्स बनाई गई जिनमें इनके रूल लिखे हैं, तो उनके क्या है, एक है ICBN और दूसरी है ICZN। फ्रेंड्स ये जो 2 बुक हैं इनमें क्या है, ये जो पहली बुक है इसका ICBN का फुल फॉर्म क्या है, ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है कि जो रूल्स की बुक थी, मतलब कि जिसमें बॉटनिकल प्लांट्स के जो नोमेनक्लेचर का नियम है, मतलब कि प्लांट्स का नाम आपको कैसे देना है, क्या क्या उसमें नियम रखने हैं, कैसे मतलब किस तरह से देना है उनका नाम। तो उस जो बुक है उसके लिए क्या बनाई गई है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब कि बॉटनी के जितने भी नाम दिए जाएंगे वो इसी बुक के हिसाब से, इसी बुक में जो नियम लिखे हैं उसके हिसाब से देंगे। फिर दूसरी क्या है, अब एनिमल्स के लिए बात आई, एनिमल्स के लिए कैसे देंगे। तो एनिमल्स के लिए क्या किया गया, एनिमल्स के लिए सेम क्या है, इंटरनेशनल
ये सेम है इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब इसमें क्या है, आई फॉर इंटरनेशनल हो गया, सी फॉर कोड हो गया, ऑफ जेड, जेड मतलब होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कि एनिमल्स के जो नाम रखे जाएंगे बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से वो ICZN के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से रखे जाएंगे, और प्लांट्स के जो नाम होंगे वो ICBN के हिसाब से रखे जाएंगे। तो ये 2 बुक्स थे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे कि क्या क्या रूल्स थे। चलिए आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम क्या देखेंगे, हमने बुक भी देख ली कि बुक कौन कौन सी होती है, ICBN होती है, एक ICZN होती है, और अब हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं बाइनोमियल सिस्टम में, मतलब कि आपको बाइनोमियल सिस्टम में जो नेम रखने हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रूल्स में क्या है कि इन्होंने कहा है कि आप कोई से प्लांट का जब बाइनोमियल सिस्टम से नेम रखेंगे तो जो नेम है वो कैसे होना चाहिए। पहला तो क्या है कि जो नेम है उस नेम का जो अक्षर होंगे, दोनों अक्षर जो होंगे वो कहाँ से आना चाहिए, वो लैटिन वर्ड होना चाहिए। मतलब कि पहला क्या है कि जो नेम के वर्ड होंगे वो कौन चाहिए, लैटिन वर्ड होना चाहिए। लैटिन मतलब कि जो शब्द होंगे वो लैटिन भाषा से लिए होने चाहिए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा कि लैटिन से लेने के बाद लैटिन वर्ड होना चाहिए। फिर दूसरा है कि उसमें जो बाइनोमियल सिस्टम में जो 2 नाम होंगे, दो शब्दों का नाम होगा, उसमें जो पहला शब्द होगा, फर्स्ट वर्ड, मतलब जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द क्या बताएगा, ये बताएगा जीनस, पहला शब्द बताएगा जीनस कि मतलब वो किस वंश से संबंधित है। और दूसरा फिर जो सेकंड वर्ड, सेकंड मतलब जो दूसरा शब्द होगा, दूसरा शब्द क्या बताएगा, दूसरा शब्द बताएगा उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, मतलब कि बाइनोमियल सिस्टम में पहला की नियम क्या हो गया, पहला हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाएगा वो लैटिन होना चाहिए, मतलब दोनों शब्द जो आएंगे वो लैटिन शब्द से आना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, दूसरा रूल है कि उस जो 2 नाम होंगे उनमें जो पहला जो नाम होगा वो उसका जीनस बताएगा, और उसका दूसरा जो शब्द होगा, पहला शब्द बताएगा जीनस और दूसरा शब्द क्या बताएगा, उसकी स्पीसीज बताएगा। अब तीसरा जो रूल है, तीसरा जो नियम है वो क्या है कि जब आप बाइनोमियल सिस्टम के नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप जो बॉटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम जब आप लिख रहे हैं, तो बॉटनिकल नेम को क्या लिखना है आपको, बॉटनिकल नेम मतलब कि साइंटिफिक नेम है, इसको आप अगर लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं उस नाम को। अगर आप उस नाम को आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, हैंड रिटन कर रहे हैं तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अंडरलाइन मतलब कि जब आप किसी उस बॉटनिकल नाम को हाथ से लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस नाम को अंडरलाइन करना है, जिससे क्या पता चलेगा कि ये एक लैटिन शब्द है, मतलब कि ये जो शब्द लिया गया है वो लैटिन ओरिजिन को बताएगा। इस तरह से आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो। फिर दूसरा क्या है कि बॉटनिकल नेम को आप ये हाथ से लिख रहे हैं, अगर मान लिया कि आप टाइप कर रहे हैं उसको, टाइप या फिर इसको बोले प्रिंट, अगर मान लिया कि आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं कंप्यूटर से, तब क्या करना है आपको, उसको इटैलिक में लिखना है।
इटैलिक, मतलब कि आपको इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है उसे। ये दोनों क्या बताएंगे, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर आप उसे प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो उसे इटैलिक में लिखिए। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों इस तरह से लिखने का मतलब है कि जो शब्द हैं, दोनों शब्द क्या हैं, एक लैटिन ओरिजिन से लिए गए हैं। तो ये क्या हो गया, थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है कि जब आप बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं तो बॉटनिकल नेम में जो दोनों नाम हैं, दोनों में जो बॉटनिकल नेम है उसका जो पहला अक्षर होगा, फर्स्ट वर्ड, मतलब पहला अक्षर होगा, पहला अक्षर होगा उस नेम का जो पहला अक्षर होगा, पहला अक्षर आपको क्या करना है, पहले अक्षर को क्या करना है, कैपिटल लिखना है। तो पहला अक्षर कैसे लिखना है, कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल लिखना है। और कौन सा, जीनस का जो पहला अक्षर होगा उसका कैपिटल लिखना है, और स्पीसीज का पहला अक्षर आपको स्मॉल लिखना है। मतलब कि सेम लिखना है, जैसे पूरा नाम है, पूरे नाम का पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है और पूरा सब स्मॉल में लिखना है। मतलब कि वर्ड का फर्स्ट वर्ड, मतलब पहला जो शब्द है आपको उसको क्या करना है, कैपिटल लिखना है, और वहीं सबको स्मॉल में लिखना है। तो ये क्या हो गए, ये 4 रूल्स हो गए हैं। और इसमें एक 5th रूल भी आ जाता है, क्या कि जैसे भी कोई सा भी नाम होगा वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा, तो उस साइंटिस्ट का नाम भी आपको उसके बाद लिखना है। जैसे कि अगर किसी साइंटिस्ट ने, जैसे मान लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, मैंजीफेरा इंडिका, जैसे ये नाम दे दिया। अब ये नाम किस साइंटिस्ट ने दिया होगा, ये बॉटनिकल नेम है। और अब इसमें क्या है, इसमें अगर ये नाम आप लिख रहे हैं तो इसमें क्या करना है आपको, 5th जो नियम है उसके हिसाब से, कि आपको इस नाम के बाद उस साइंटिस्ट का नाम भी छोटे शब्दों में या फिर शॉर्ट में आपको उसका नाम भी लिखना है, उस साइंटिस्ट का, किस साइंटिस्ट ने इसको दिया है। तो इसमें लास्ट में क्या लिखना है, साइंटिस्ट नेम भी आपको इसमें लिखना है। साइंटिस्ट नेम छोटे शब्दों में उस साइंटिस्ट का नाम भी जैसे लिखना है। जैसे कि ये क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसीलिए इसका ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो मैंजीफेरा इंडिका किसने, एक साइंटिस्ट ने दिया था, कौन था, कैरोलस लिनियस। तो इसीलिए मैं इसका नाम नॉर्मल शब्द में, मतलब जो जैसे लिखते हैं वैसे उसका नाम लास्ट में लिख दूंगा, स्मॉल। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 5 रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कि देखिए, पहला क्या है हमारा, कि लैटिन वर्ड होना चाहिए, मतलब कि बाइनोमियल सिस्टम में जो बॉटनिकल नेम होगा उसका लैटिन ओरिजिन होना चाहिए, मतलब कि जो शब्द है वो लैटिन का होना चाहिए। तो लैटिन का देखिए, मैंजीफेरा इंडिका। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंजीफेरा इंडिका जो बॉटनिकल नेम है वो लैटिन से लिया गया है, इस दोनों शब्द हैं। फिर क्या है, फर्स्ट वर्ड जीनस बताएगा, मतलब कि जैसे ये नाम है, इस नाम का जो पहला शब्द होगा ये पूरा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जीनस या फिर जेनेरिक नेम। एंड सेकेंड वर्ड, मतलब ये दूसरा अक्षर होगा, कौन सा, मैंजीफेरा, फिर क्या है, इंडिका। ये इंडिका ये शब्द है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है उसकी स्पीसीज को, स्पीसीज, मतलब कि मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, उस स्पीसीज है। तो ये क्या हो गया, उसका बॉटनिकल नेम। फिर क्या है हमारा थर्ड रूल, क्या है, बॉटनिकल नेम अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसे क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आपको इटैलिक में लिखना है। तो मैंने इसको हाथ से लिखा है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। ये अंडरलाइन क्या बता रहा है कि इसका ओरिजिन लैटिन से हुआ है। फिर क्या है, कैपिटल फर्स्ट वर्ड, मतलब कि पहला जो शब्द होगा उस नाम का पहला शब्द क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने मैंजीफेरा में एम को कैपिटल कर दिया है, और जो सेकंड शब्द होगा आपको उसको स्मॉल रखना है। जैसे कि पूरा मैंने स्मॉल किया, और सेकंड जो शब्द है उसका पहला नाम भी स्मॉल में लिखना है। तो इंडिका का मैंने आई स्मॉल लिखा है। फिर क्या है, साइंटिस्ट का नाम भी आपको लास्ट में शॉर्ट में लिखना है। तो साइंटिस्ट का नाम भी मैंने क्या किया है, लास्ट में जैसे लिनियस ने इस नाम को दिया था तो मैंने शॉर्ट में उस साइंटिस्ट का नाम भी इसमें लिख दिया।
फ्रेंड्स ये होगा रूल्स कि आपको किस तरह से बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करना है, मतलब कि साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम आपको कैसे देना है, तो ये उसके रूल्स हो गए। तो आप इसको नोट्स कर लीजिए। आगे देखते हैं इसके टैक्सोनॉमी में। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग क्या है हमारी, यह है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी फ्रेंड्स, इसको टैक्सोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकी। वर्गीकी, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट इन टैक्सा, मतलब कि आपको जो ना पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसको टैक्सा में अरेंज करना है। कैसे फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, टैक्सोनॉमी क्या होता है, या फिर अरेंज इन टैक्सा, या फिर इसको और अच्छे से बोलें, एक अच्छा शब्द बोलें इसमें, तो क्लासीफाई। क्लासीफाई इन डिफरेंट टैक्सा। मतलब क्या करना है आपको, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, क्लासीफाई इन डिफरेंट टैक्सा, मतलब कि आपको अलग अलग टैक्सा में इसको क्लासीफाई करना है। टैक्सा क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभी देखेंगे हम टैक्सा क्या होता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले क्या है, टैक्सोनॉमी। तो पहले हम देख लेंगे कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होती है टैक्सोनॉमी में, मतलब आपको अलग अलग टैक्सा में अरेंज करना है, मतलब कि अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई करना है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगी। तो पहली क्या है, पहली है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान। क्या है आइडेंटिफिकेशन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पहचान। मतलब कि टैक्सोनॉमी या फिर आपको डिफरेंट टैक्सा में आपको क्लासीफाई करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, उस स्पीसीज को पहचानना है कि क्या कौन सी स्पीसीज आपको टैक्सा में अरेंज करना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामांकरण। नामांकरण मतलब आप किसी स्पीसीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उस स्पीसीज को नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामांकरण करेंगे, उसको नाम देंगे। नोमेनक्लेचर मतलब कि नामांकरण। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि पहले आप क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, फिर उसका नाम देंगे, इसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग के, मतलब किस उस ऑर्गेनिज्म को किस टैक्सा में रखना है, फिर किस टैक्सा में रखना है, इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है। फिर जब आप सब कुछ कर चुके होंगे, इसके बाद आपको करना है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब कि विशेषीकरण। विशेषीकरण मतलब कि क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको स्पीसीज को पहचानना है कि कौन सी ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम देना है कि उसका क्या नाम होना चाहिए। फिर उस क्लासिफिकेशन आपको फिर क्या करना है, टैक्सा में उसको क्लासीफाई करना है। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन मतलब कि विशेषीकरण, फिर उस स्पीसीज की विशेषताएं बतानी है कि इस टैक्सा में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ये विशेषता होगी और ये ऑर्गेनिज्म इसकी ये विशेषता है। तो ये क्या होगा, टैक्सोनॉमी की स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या होगा, अलग अलग टैक्सा में अरेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के टैक्सोनॉमी जैसे क्या होता है, एक और शब्द होता है सिस्टेमैटिक्स। क्या होता है, सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और फिर आगे सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स क्या होता है, सिस्टेमैटिक्स होता है, सिस्टेमैटिक होता है
सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म का आपको करना है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है। सिस्टमेटिक्स एक टर्म होती है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसमें क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या करना है? सिस्टमेटिक्स, इसका आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है कि सिस्टमेटिक्स क्या होती है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जीव है उसका आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या फिर एक सिस्टम या फिर नियमित, मतलब एक सिस्टम से उसका अरेंजमेंट करना है। ये हो गया सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक्स में क्या है? सिस्टमेटिक्स में अभी आपने क्या देखा था? कैरोलस लीनियस देखा था। तो इस सिस्टमेटिक्स से रिलेटेड कैरोलस लीनियस की एक बात है कि कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा नेचुरी एक पब्लिकेशन किया था। एक पब्लिकेशन मतलब कि एक तरह से कोई चीज़ पब्लिश की थी, उसका जो टाइटल था वो कैरोलस लीनियस ने क्या रखा था? सिस्टेमा नेचुरी। तो क्या हो गया? कैरोलस लीनियस ने एक टाइटल रखा था, टाइटल मतलब पब्लिकेशन था, उसका एक टाइटल था सिस्टेमा नेचुरी। अब सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है। और एक दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? कैरोलस लीनियस क्या याद रखना है? कैरोलस लीनियस ने अपने टाइटल का नाम क्या रखा था? सिस्टेमा नेचुरी रखा था। इसमें आपको इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में जो अरेंजमेंट करना है वो डिफरेंट टैक्सा देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सा होते हैं, उनमें इसको कैसे अरेंज करना है। तो आप इसको नोट्स कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, हमने टैक्सोनॉमी देख लिया। टैक्सोनॉमी क्या होता है? अब देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब टैक्सोनॉमी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो फ्रेंड्स देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको ऐसे सीक्वेंस से याद रखनी है। कैसे? पहली क्या होती है? किंगडम, फिर इसके बाद होती है फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर क्या है? फैमिली, जीनस, फिर है स्पीसीज। फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब कि अलग अलग टैक्सा में अरेंज करने के लिए जो कैटेगरीज हैं, अलग अलग जो कैटेगरी हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फ्रेंड्स देखिए, अब इनके हिंदी नाम भी क्या हैं? जो किंगडम है, किंगडम का नाम होता है हिंदी में बोलते हैं इसको जगत। फिर फाइलम को बोलते हैं संघ। क्लास को बोलते हैं क्या? वर्ग। ऑर्डर गण। फैमिली को बोलते हैं कुल। जीनस को बोलते हैं वंश। स्पीसीज को बोलते हैं जाति। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना कैसा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। पहली बात तो ये कि आपको सीक्वेंस ऐसा याद होना चाहिए। डायरेक्ट सीक्वेंस भी कभी कभी पेपर पूछ लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति।
तो ये नाम भी याद रखना है। अब इसका क्या है, ये फाइलम है, इसका फाइलम, ये फाइलम जो है, फाइलम क्या है, एनिमल्स के लिए बोला है, मतलब एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ किया जाता है, और प्लांट्स के लिए इसी को क्या करते हैं, डिवीज़न बोलते हैं, डिवीज़न। तो फ्रेंड्स देखिए क्या हो गया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, हियरार्चिकल ऑर्डर। हियरार्चिकल ऑर्डर मतलब कि ये क्या है, ये पूरा है हियरार्चिकल ऑर्डर। हियरार्चिकल ऑर्डर फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, हियरार्चिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये होती हैं, कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं, और इन कैटेगरीज का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं हियरार्चिकल ऑर्डर। तो आपको ये हियरार्चिकल ऑर्डर सेम टू सेम ऐसा याद रखना है। अब बात आई कि इसमें कैसे अरेंज करना है, इसको कैसे अरेंज करना है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से। स्पीसीज में अभी हमने देखा क्या, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका देखा, मैंजीफेरा इंडिका क्या स्पीसीज है, क्या है, स्पीसीज है, मैंजीफेरा इंडिका। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, मैंजीफेरा इंडिका हमने बताया, तो मैंजीफेरा इंडिका में देखिए हमने पहले ही देखा था मैंजीफेरा इंडिका में कि मैंजीफेरा क्या बता रहा है, ये जीनस बताता है, और इंडिका क्या बता रहा है, स्पीसीज बता रहा है। मतलब कि जो मैंजीफेरा इंडिका ये किसका नाम है, ये हमारा मैंगो का नाम है, आम का, मैंगो मतलब आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। और इसमें मैंजीफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसकी स्पीसीज है। मतलब कि इसमें ये इंडिका है, क्या है, स्पीसीज हो गई। इसके बाद पहला नाम है क्या है, मैंजीफेरा, तो ये इसका जीनस हो गया। अब फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये इसकी साइंटिफिक नेम हो गया मैंगो का। इसी तरह से और भी क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या है, ये है आलू या फिर पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। इसमें क्या है, ट्यूबरोसम क्या बता रहा है, ये इसकी स्पीसीज बता रहा है, और सोलेनम क्या बता रहा है, ये इसका जीनस बता रहा है या फिर इसका वंश बता रहा है। फिर इसी के साथ क्या है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये क्या है, ये है हमारा लायन होता है, लायन का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, पैंथेरा लियो। इसी तरह से क्या हो गया, लियो क्या बता रहा है, उसकी स्पीसीज बता रहा है, और पैंथेरा क्या बता रहा है, उसका जीनस बता रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से क्या हो गया, ये हमने देख लिया कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखे जाते हैं और उसमें कैसे पहचान करनी है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें अरेंज कैसे करेंगे। अरेंज करने के लिए हम एनिमल्स के लिए ले लेते हैं, जैसे कि पैंथेरा लियो ले लिया। पैंथेरा लियो क्या है, ये एक अलग स्पीसीज है, लायन एक अलग स्पीसीज है। इसी तरह से क्या हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस। ये क्या होता है, टाइगर की स्पीसीज है। तो ये क्या है, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। कैसे, लियो अलग स्पीसीज है, टाइग्रिस अलग स्पीसीज है। अब जब हम देखेंगे कि ये दोनों एक अलग अलग स्पीसीज हैं, जब इनको देखा गया तो इनका क्या है, जीनस सेम है। तो इनका जीनस सेम है, तो क्या हो गया, एक ही जीनस के ये क्या है, लायन और टाइगर क्या है, एक ही जीनस। कैसे पता, इनके नाम से पता चल रहा है, पैंथेरा एंड इसका पैंथेरा, मतलब कि इनका जीनस सेम है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप इन सब के एग्जाम्पल एनसीईआरटी से एक बार और देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में इनके और भी एग्जाम्पल दिए हैं, फाइलम के, क्लास के, ऑर्डर के एंड इनके फैमिली, जीनस, इन सभी के और भी एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं। तो आप उन्हें अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और एक बार आपको एनसीईआरटी की रिवीजन जरूर करना है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी में एक चार्ट भी दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें मस्का डोमेस्टिका, ह्यूमन, होमोसेपियंस
और मैंगो मैंजीफेरा इंडिका और व्हीट ट्राइटिका मैस्टिविया, इन चारों का क्या है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से याद करना है और आपके नोट्स में भी आपको लिखना है। ये से इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस चार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे अब टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स फ्रेंड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स आइए अब आगे देखते हैं क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकी सहायता साधन। मतलब कि टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण में जो साधन, जो अलग अलग साधन है वो सहायता जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्गीकी सहायता साधन या फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ऐसे कौन कौन से एड्स होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्या होता है? हर्बेरियम होता है, फिर बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, कीज हो गए। तो ऐसे कुछ क्या होते हैं? ये अलग अलग साधन होते हैं जो हमें टैक्सोनॉमी में क्लासीफाई करने में मदद करते हैं। तो पहला क्या है हमारा? हर्बेरियम। फ्रेंड्स हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं, हर्बेरियम शीट्स में प्लांट स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो कैसे करते हैं सर? तो इसको कैसे करते हैं कि जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें पहले क्या करते हैं? प्लांट जो स्पीसीज़ है या फिर प्लांट का जो स्पीसीमन है उसको प्रिजर्व करने के लिए पहले उसको सुखाया जाता है, फिर उस शीट के ऊपर रख करके उसे प्रेस करके एंड उसे प्रिजर्व करके उस हर्बेरियम में रखा जाता है इन अ सिस्टमेटिक वे या फिर साइंटिफिक वे। मतलब जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपको ऐसे रखना है, उस तरह से हर्बेरियम में उसे रखा जाता है। एंड हर्बेरियम शीट के ऊपर जो साइंटिस्ट है जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम साथ में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या करते हैं? पहले हर्बेरियम शीट होती है, शीट जो शीट होती है उसमें क्या करते हैं? प्लांट स्पीसीमेन को रखते हैं। प्लांट स्पीसीमेन को कैसे करके रखते हैं? प्लांट स्पीसीमेन को ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करके रखा जाता है। शीट में क्या करते हैं? प्लांट स्पीसीमेन मतलब प्लांट का जो अवशेष है उसको ड्राई सुखा करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके उसे रखा जाता है। और जो शीट होती है उसके ऊपर उस प्लांट की सारी जानकारी लिखते हैं कि उस प्लांट को कहाँ से कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है और किस टाइम पे कलेक्ट किया है। साथ ही जो जिसने कलेक्ट किया है उसका क्या नाम था और जो प्लांट स्पीसीज़ उसमें कलेक्ट की गई है उसका लोकल नाम, बॉटनिकल नाम या फिर साइंटिफिक नाम, ये सभी उस शीट के ऊपर लिखा जाता है, जिससे आगे जब टैक्सोनॉमी का कोई स्टडी करेगा तो उसको आसानी हो सके। फिर क्या है? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को उसमें उगाया जाता है स्टडी के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए। इसमें क्या करते हैं? बॉटनिकल गार्डन में उन्हें उगाया जाता है। कुछ फेमस गार्डन्स भी हैं, जैसे कि कुछ फेमस गार्डन है, एक कहाँ है? इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड, क्यू ये कहाँ है? इंग्लैंड में। क्यू शहर का नाम है, इंग्लैंड में एक शहर है क्यू, वहाँ पर एक बहुत फेमस गार्डन है बॉटनिकल गार्डन। और इंडिया में कौन सा गार्डन है? इंडिया में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है? हावड़ा। हावड़ा इंडिया, हावड़ा इंडिया में है। कौन सा? ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन। और कौन सा एक गार्डन और है, कहाँ है? ये है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ। फ्रेंड्स देखिए क्या है, बॉटनिकल गार्डन से आपको 3 के नाम याद रखना है। एक क्यू इंग्लैंड में है और दूसरा कौन सा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। ये भी एक बॉटनिकल गार्डन है। और एक तीसरा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये इंडिया में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर एक गार्डन है, वो भी फेमस है बॉटनिकल गार्डन्स के नाम में। अब क्या है? जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। और ये हमारा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है, वो है की को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी। तो फ्रेंड्स इसमें मेनली क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो
इसमें क्या कैरेक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं, वो किस बेसिस पे, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मतलब कि समानता और असमानताओं के आधार पर इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया जाता है। और जो कैरेक्टर एक साथ लिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलेट। कैरेक्टर इन अ पेयर, मतलब कि जो पेयर्स क्या होता है कि पहले समानताएं और असमानताओं के आधार पर क्या किया जाता है, कीज का सिलेक्शन किया जाता है कि उसमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज़ हैं उस स्पीसीज़ में। और उसमें क्या करते हैं, कोई से 2 कैरेक्टर लिए जाते हैं। मतलब एक टैक्सा में सिलेक्शन करना है, किसी एक टैक्सा में सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कोई से 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और इसी तरह सेलेक्ट करते करते क्या करते हैं, उस स्पीसीज़ को पूरे जो हियरार्चिकल ऑर्डर है उसमें क्लासीफाई किया जाता है। तो इस तरह से ईच लीड है, ईच स्टेटमेंट, कीज की जो हर स्टेटमेंट होती है, मतलब कि हर टैक्सा में क्लासीफाई करने के लिए जो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं, जैसे स्पीसीज में सिलेक्ट करना है, जीनस में करना है, फैमिली में करना है, तो किस फैमिली में रखना है तो उसके 2 कैरेक्टर लिए जाएंगे। फिर उसमें सिलेक्शन किया जाता है कि ये वाला कैरेक्टर इसमें है तो इस फैमिली में इसको रखा जाएगा। तो इस तरह से हर जैसे ऑर्डर में सिलेक्ट करना है, फैमिली में करना है, जीनस किसी में भी करना है, हर टैक्सा में सिलेक्ट करने के लिए हर जगह पर अलग अलग स्टेटमेंट ली जाती हैं। तो ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ईच स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना ही करना है, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें आपको ये लाइन याद रखना है कि कीज़ में क्या क्या देखा जाता है, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ देखी जाती हैं, समानताएं और असमानताएं देखी जाती हैं। और कपलेट क्या होता है, कैरेक्टर्स इन अ पेयर, पेयर्स में जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें कपलेट बोलते हैं। और ईच स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है। तो ये क्या होगा, हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स मेनली तो 4 ही होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी 1-2 और होते हैं, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ इसको। इसमें क्या है, आगे हमारे 2-3 एड्स और हैं। इनमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, एक और हमारा होता है क्या, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फिर आता है मोनोग्राफ और मैनुअल। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लोरा क्या होता है, आपको बस इतना याद रखना है कि फ्लोरा क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा बताता है, फ्लोरा मतलब एक जिस तरह से कोई जैसे रूल बुक होती है उसी तरह होता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीसीज़ हैं उनके बारे में जो जानकारी रखता है उसे बोलते हैं फ्लोरा। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज़ को बोलते हैं फ्लोरा। क्या हो गया, प्लांट स्पीसीज़ फाउंड इन अ एरिया, मतलब कि एक एरिया में प्लांट स्पीसीज जितनी पाई जाती हैं उसे बोलते हैं फ्लोरा। फिर क्या है, मोनोग्राफ क्या होता है, तो फ्रेंड्स मोनोग्राफ होता है कि डिफरेंट टैक्सा, मतलब कि अलग अलग टैक्सा होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एक टैक्सा के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो देता है ना, उसे बोलते हैं मोनोग्राफ। मतलब कि मोनोग्राफ क्या बोलता है, मोनोग्राफ क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सा, मतलब किसी एक टैक्सा के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे किसी कोई एक टैक्सा हो गया, फैमिली हो गया, ये भी एक टैक्सा है, तो इस टैक्सा के बारे में जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगा वो मोनोग्राफ देगा। तो वो हो गया फैमिली के लिए मोनोग्राफ हो गया, जीनस के लिए अलग हो गया, मतलब किसी एक टैक्सा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो देगा उसे बोलते हैं मोनोग्राफ। फिर मैनुअल क्या है, मैनुअल है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, फ्लोरा क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज़, लेकिन मैनुअल क्या है, मैनुअल ये होता है कि
एरिया में, एक डेफिनेट एरिया में जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं मैनुअल। मतलब जिसकी जो जानकारी देता है, मतलब ऐसी पुस्तक या फिर ऐसी किताब जिसमें पूरी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ की जानकारी होती है, उसे बोलते हैं मैनुअल। तो क्या हो गया, स्पीसीज इन ए एरिया, मतलब एक एरिया में पाई जाने वाली स्पीसीज़ के बारे में जानकारी कौन देता है, मैनुअल देते हैं। और एक टैक्सा के ऊपर इंफॉर्मेशन कौन देता है, मोनोग्राफ देते हैं। और फ्लोरा क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीसीज़ कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और साथ ही आपको इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का रिवीजन आपको जरूर करना है, जिससे जो पॉइंट्स कोई से आप छूट जाएँ आप उसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा और एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।